हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रितेश है और मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। कोडिंग की दुनिया में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। कोडिंग की दुनिया में हम यहाँ पे अपना एक जावा कोर्स कर रहे हैं और जावा कोर्स के अंदर हम बहुत ही आगे पहुँच चुके हैं। अभी तक हमने इतने सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर रखी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने सारे टॉपिक्स की लिस्ट को समराइज कर रखा है। अब जो बंदे इस चैनल पे नए हैं उनके लिए एक बार मैं पुराने कुछ वीडियोस को समराइज कर लेता हूँ। अब उन लोगों को क्या पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स के स्टार्टिंग में हम लोगों ने कोर्स के एजेंडा को डिस्कस करा था, कोडिंग के बेसिक्स को डिस्कस करा था और उसके बाद हमने जावा की हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ में बात करी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे उप्स कंसेप्ट्स को थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से समझा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डाटा टाइप्स के बारे में बात करी थी। डाटा टाइप वाले चैप्टर से आप लोग एक्चुअल में जावा के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हो। डाटा टाइप्स को यूज़ करके आप प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड के डाटा को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि मेरा नाम है रितेश, चैनल का नाम है कोडिंग दुनिया, देश का नाम है इंडिया। ये जो भी चीज़ें होती हैं इसको हम डाटा बोलते हैं। डाटा को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए जावा ने हमें कुछ डाटा टाइप्स अवेलेबल करा रखे हैं। अब कितने सारे डाटा टाइप्स होते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है, कोड में कैसे उनको लिखा जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्टैक वर्सेस हीप मेमोरी के बारे में बात करी थी। स्टैक वर्सेस हीप मेमोरी के बारे में बात करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिवर्स को बनाया था। डाटा टाइप्स को यूज़ करके आप डाटा को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन जब आप एक बार डाटा को कंप्यूटर में लेके आते हो उसके बाद आपको उस डाटा के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ता है, एक्चुअल में कोड लिखना पड़ता है। किसी भी प्रोग्राम के दो चीज़ें होती हैं, दो फेजेस होते हैं, कोड और डाटा। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए तो डाटा टाइप्स वाले चैप्टर में हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन कोड लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिवर्स नाम दे रखा है और वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे समराइज कर रखा है एक ही डायग्राम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक टॉपिक्स को कवर किया था। बेसिक टॉपिक को कवर करने के बाद आप लोगों को जावा के सिंटैक्स के बारे में पता चल चुका है। लूप कैसे चलाते हैं, इफ़ का मतलब क्या है, एल्स क्या होता है, स्विच क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिक टॉपिक में समझ चुके हैं एकदम। ओके सर। फिर उसके बाद आती है यहाँ पे उप्स कंसेप्ट्स की बारी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके नए ज़माने का तरीका है। अगर आपको बड़ी कंपनीज में काम करना है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड टॉपिक दिख रहा है, इसके अंदर टोटल 3 वीडियोस थे। तीनों वीडियोस को हमने यहाँ पे डिटेल में कवर किया, कोड लिखा, सब कुछ कर लिया। उसके अंदर हम लोगों ने कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस के बारे में भी बात करी थी। अब उसके बाद बारी आती है आपकी एडवांस टॉपिक्स की। एडवांस टॉपिक्स के अंदर टोटल 5 यहाँ पे चैप्टर्स हैं। इसके टोटल 5 वीडियो बनेंगे। आज से हम लोग एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझेंगे। एक्सेप्शंस क्या होती हैं, क्यों होती हैं और उनको कैसे हैंडल करा जाता है। ये पूरा का पूरा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के फंडामेंटल्स को समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे एक्सेप्शन होती क्या है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, फिर एक दूसरा नंबर है इंटीजर b इज इक्वल टू 0। अब मैं a को b से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। इंटीजर c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। ओहो, डिवाइड तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आपको पता है जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो मैथमेटिकली ये एक अनडिफाइंड सिचुएशन है। मैथमेटिकली इस चीज़ को बोलते हैं इन्फिनिटी। जावा के अंदर इन्फिनिटी नाम का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो इस केस में जावा रन टाइम सिस्टम में एक एरर कंडीशन जनरेट होगी। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एज्यूम करो कि आप कुछ फाइल को रीड कर रहे हो और जब आप फाइल को रीड करने गए तो आपको वहाँ पे फाइल मिली ही नहीं, तो ये भी एक एरर कंडीशन है। इसका एक एडवांस्ड एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम करो कि आप एक बहुत मस्त सी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको वहाँ पे गूगल की एपीआईज को यूज़ करके मैप दिखाना है। ठीक है, आपने गूगल की एपीआई को कॉल करा, लेकिन वहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू आ गया, आपका इंटरनेट डाउन है या फिर गूगल का सर्वर डाउन है। ये दोनों ही केसेस में आपको वहाँ पे नेटवर्क इशू मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 3 एग्जांपल्स लिए एरर कंडीशंस को लेके। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें कभी भी एरर कंडीशन आ सकती है। ऐसी एरर कंडीशंस को जनरली जावा की लैंग्वेज में एक्सेप्शन बोला जाता है।
एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट होता है, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो डिवाइड बाय ज़ीरो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक एरर कंडीशन है, मतलब कि एक लॉजिकल एरर है। इस लॉजिकल एरर को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए जावा ने एक टर्म बनाया है जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी एरर कंडीशन की डिटेल होती है। अभी मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कभी कभी मैं एरर शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी कभी मैं एक्सेप्शन शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये दोनों में आप डिस्टिंक्शन रखना, कभी कभी मैं दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो भी प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर आएगी, आपको फाइल नॉट फाउंड, नेटवर्क इशू, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन हो, कोई भी लॉजिकल एरर हो, वो सारी लॉजिकल एरर को एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। प्रोग्राम के अंदर ये जो एक्सेप्शन वाले ऑब्जेक्ट होते हैं ये पैदा हो जाते हैं जब भी कोई एक एरर कंडीशन आती है, आपका ऑब्जेक्ट पैदा हो जाता है और वो प्रोग्राम के अंदर इधर उधर घूमता रहता है। हमें उस ऑब्जेक्ट को कैच करके उसको हैंडल करना होता है अपने कोड के अंदर। जावा में एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। जावा से पहले जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उनके अंदर अगर आपको एरर्स को हैंडल करना था तो वहाँ पे आपको एरर कोड को यूज़ करना था, लेकिन जावा के अंदर आपको एरर कोड्स को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जावा के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए जावा ने हमें यहाँ पे 5 कीवर्ड्स अवेलेबल करा रखे हैं। सिर्फ 5 कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 5 कीवर्ड्स के बारे में एकदम डिटेल में समझेंगे। तो ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? सबसे पहले है आपका यहाँ पे ट्राई, ठीक है। ट्राई के बाद आता है आपका कैच, फिर उसके बाद आता है फाइनली, फिर थ्रो एंड देन उसके बाद थ्रोस। यहाँ पे ये 5 कीवर्ड्स की लिस्ट आपको दिख रही है। इन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो। इन कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करना है आज के वीडियो में हम वो समझने वाले हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ समझ लेंगे, कोड भी लिख के देखेंगे, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है सर। इन 5 कीवर्ड्स की कहानी को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर हम एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करते तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास एक मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर हम यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। इंटीजर a = 10, इंटीजर b = 0, इंटीजर c = a डिवाइडेड बाय b। बस 3 लाइनों का कोड है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे ये जो येलो हाईलाइट दिख रहा है, इंटेलिजेंट ने हमें यहाँ पे पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पे एरर मिलने वाली है, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या आउटपुट मिला है। आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन जनरेट हुई है। अगर हम एक्सेप्शन को ध्यान से देखेंगे तो एक्सेप्शन है आपकी अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। और वहाँ पे आपका एक मैसेज प्रिंट हुआ है डिवाइड बाय 0। अब ये जो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, जावा की दुनिया में इस आउटपुट को बोलते हैं स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस का सिंपल सा मतलब है वो आपको लाइन बाय लाइन दिखाता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है और किस लाइन के ऊपर आपको एक्सेप्शन मिली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस लाइन नंबर के ऊपर आपको एक्सेप्शन मिली है। स्टैक ट्रेस हम डेवलपर्स के लिए होता है। हम स्टैक ट्रेस को यूज़ करके बहुत ही आसानी से अपने जावा प्रोग्राम के अंदर एरर्स को फिक्स कर सकता है। जावा बाकी लैंग्वेजेस से अलग है। जावा के अंदर आपको एरर की पूरी हिस्ट्री देखने को मिलती है, किस लाइन नंबर पे एरर आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, सब कुछ आपको यहाँ पे स्टैक ट्रेस से समझ में आ जाएगा। हम डेवलपर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपको यहाँ पे जो मेन मेथड के अंदर कोड दिख रहा है, इसके अंदर हमने अभी तक कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज़ नहीं कर रहा है। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करते तो जावा ऑटोमेटिकली एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। जावा एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करता है हम एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन आती है, जावा उस एक्सेप्शन को कैच करता है और कैच करने के बाद उसका एक स्टैक ट्रेस प्रिंट करता है। वहाँ पे एक मैसेज दे देता है वो कि आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आई है, जैसे कि हमें यहाँ पे एक स्टैक ट्रेस दिख रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो आपके प्रोग्राम को मार देगा, रोक देगा, आपका प्रोग्राम वहीं पे चलना बंद हो जाएगा। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि एक्सेप्शंस को हैंडल करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मर जाएगा, और ये बहुत ही गलत बात है।
अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, जावा के अंदर जो भी एरर आती है उस एरर को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है इसको समझते हैं। एक्सेप्शन का टाइप, फॉर्मली इसको बोलते हैं एक्सेप्शन टाइप्स इन जावा। तो जावा में सारी एक्सेप्शंस की सबसे पेरेंट क्लास होती है थ्रोएबल। थ्रोएबल आपकी एक क्लास है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ अपनी आईडीई के अंदर तो आपको यहाँ पे थ्रोएबल क्लास का कोड दिख रहा है। ठीक है, थ्रोएबल क्लास सारी क्लासेस की पेरेंट है। जो भी जावा के अंदर एरर होती है, एक्सेप्शन होती है, सबका पेरेंट है आपका थ्रोएबल। थ्रोएबल क्लास के अंदर दो अलग अलग ब्रांचेज निकल के आती हैं। वहाँ पे इनहेरिटेंस हो रखा है और वहाँ पे दो अलग अलग ब्रांचेज हैं। सबसे पहले आता है आपका एरर और सेकंड ब्रांच है आपकी एक्सेप्शन की। तो एरर और एक्सेप्शन, इसमें फ़र्क है। एक चीज़ है आपकी लॉजिकल एरर, जैसे कि नंबर को 0 से डिवाइड करना, ये चीज़ बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे मैं जो एरर लिखा हुआ है ये चीज़ बिल्कुल अलग है। एरर का यहाँ पे मतलब है रन टाइम एरर्स, ऐसी एरर्स जो कि जावा रन टाइम सिस्टम के अंदर आती है। जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो, मतलब कि आपकी स्टैक मेमोरी फुल हो गई तो वहाँ पे आपको एक एरर आती है स्टैक ओवरफ्लो एरर, या फिर हीप मेमोरी आउट ऑफ बाउंड्स एरर, मतलब कि आपकी हीप मेमोरी ख़त्म हो गई। ये जो एरर्स होती हैं ये ऐसी एरर्स होती हैं जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। अगर आपको आपके प्रोग्राम के अंदर ऐसी एरर आती है तो आपका प्रोग्राम वहाँ पे 100% मर जाएगा, किल हो जाएगा। अब जब प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी ही नहीं है तो वो प्रोग्राम चलेगा कैसे। एरर वाली चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में नहीं समझने वाले, हम समझ भी नहीं सकते। ये एरर्स ऐसी होती हैं जो कि जावा रन टाइम सिस्टम जनरेट करता है और अपने आप ही मैनेज करता है, हैंडल करता है। हमें हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैंडल कर भी नहीं सकते। अगर आपकी वहाँ पे स्टैक मेमोरी फुल हो गई तो आप करोगे क्या, समझ रहे हो ना आप मेरी बात का मतलब। तो एरर्स आपकी पूरी अलग ब्रांच है। उसके बाद आपकी यहाँ पे अगली ब्रांच आती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हमारे काम की है। एक्सेप्शन के अंदर एक और ब्रांच निकल के आती है आपकी रन टाइम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है अभी आपको वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रन टाइम एक्सेप्शंस को हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस, और जो नॉर्मल एक्सेप्शन होती है जो रन टाइम नहीं होती है उसको हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शंस। और अनचेक्ड दोनों में फ़र्क होता है और बहुत ही सटल सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन ये माइनर से डिफरेंस से आपके कोड पे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्सेप्शन क्लास को हम लोग ओपन करते हैं। क्लास को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कोड दिख रहा है। इसका कोड बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मुश्किल से 10-20 लाइनों का ही कोड है। एक्सेप्शन के अंदर बस उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी एरर आपको मिली है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि उसका मैसेज, उसका स्टैक ट्रेस वगैरह वगैरह। हमें मोस्टली यहाँ पे इन दो चीज़ों से ही मतलब होता है, एक्सेप्शन का मैसेज क्या है या फिर एक्सेप्शन का स्टैक ट्रेस क्या है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, बस ये ऑब्जेक्ट अपने आप ही पैदा हो जाता है जब भी आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आती है, और उस ऑब्जेक्ट का टाइप होता है एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एक्सेप्शन। दोनों में क्या फ़र्क है अभी समझते हैं। बस होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, सब कुछ पता चलने वाला है आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करा जाता है। अभी हमने ये देख लिया कि अगर हम हैंडल नहीं करते तो क्या होगा। अब हमें हैंडल करना है, कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है आपके ट्राई का। ट्राई एक कीवर्ड है, उसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। आपने यहाँ पे ट्राई लिखा, ट्राई के बाद आपने ब्रैकेट को ओपन करा और वहाँ पे नीचे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी कोड लिखोगे तो आपका वो वाला कोड मॉनिटर होगा। उस कोड के अंदर कोई भी एरर आती है तो आप उस एरर को कैच कर सकते हो। कैच कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे कैच कीवर्ड को यूज़ करके कैच कर सकते हो इस तरीके से। अब ट्राई को लेके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप ट्राई को यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे कैच लगाना ज़रूरी है। या तो आप वहाँ पे कैच लगाओगे या फिर आप वहाँ पे फाइनली लगाओगे। ट्राई के साथ कैच या फाइनली दोनों में से कोई एक चीज़ आनी चाहिए। अगर दोनों ही नहीं लिखोगे आप तो आपको वहाँ पे एरर दिखेगी। अभी फाइनली को कैसे यूज़ करना है अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग ट्राई और कैच को कोड में यूज़ करके देखते हैं। अभी मेरे पास ये जो कोड लिखा हुआ है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ट्राई और कैच लगा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई। ट्राई लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट को ओपन करा और फिर उसके बाद आपके 3 लाइनों का कोड है और फिर मैंने वापस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे कैच नहीं लगाया। अगर मैंने यहाँ पे कैच नहीं लगाया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे एक एरर जनरेट हो रही है। कैच और फाइनली दोनों में से किसी एक चीज़ को आपको ट्राई के साथ लगाना पड़ेगा।
अब इस प्रोग्राम के अंदर अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो हमें उसको कैच करना है। कैच कैसे करते हैं? इस तरीके से, आपने यहाँ पे लिखा कैच। कैच लिखने के बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करा और उसके अंदर आप एक्सेप्शन के टाइप को लिखोगे। जैसे कि हमें यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रही है तो हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कैच की बॉडी को स्टार्ट कर दिया ब्रैकेट लगा के। तो सिंपल सा ट्राई और कैच को यूज़ करके आपने अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल कर लिया। अभी इस कोड के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो कैच उसको कैच कर लेगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक्सेप्शन जो होती है ये आपका एक ऑब्जेक्ट होता है। जो भी प्रोग्राम के अंदर एरर आई है उस एरर कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका एक ऑब्जेक्ट पैदा होता है। तो यहाँ पे भी आपका एक ऑब्जेक्ट पैदा होगा। उस ऑब्जेक्ट का टाइप होगा आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और उस अरिथमेटिक एक्सेप्शन के बाद आपने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है EX। EX मतलब कि एक वेरिएबल। जो भी ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन का पैदा हुआ है आप उस ऑब्जेक्ट को इस वेरिएबल से रेफर कर सकते हो। तो कैच ब्लॉक के अंदर हमें ऐसा कोड लिखना है जो हमारी एक्सेप्शंस को ग्रेसफुली हैंडल करे। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा एरर मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि देयर इज़ ए एरर इन माय प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे ट्राई कैच मैकेनिज्म जो है उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक system.out.println करते हैं कि प्रोग्राम कंप्लीट। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोग्राम के अंदर एरर आई। उस एरर को आपके कैच ब्लॉक ने कैच करा। कैच करने के बाद वहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो गया कि देयर इज़ एरर इन द प्रोग्राम। उसके बाद आपका अगली लाइन प्रिंट हो गई। तो आप इस चीज़ को एकदम ध्यान से देख लो, अपने दिमाग में चिपका लो। ट्राई और कैच को यूज़ करके आप एक्सेप्शंस को हैंडल करते हो। और जब आप एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेते हो उसके बाद उस एक्सेप्शन को जावा हैंडल नहीं करता। आपने अगर एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया तो जावा उसको हैंडल नहीं करेगा और आपका प्रोग्राम को वहाँ पे मारेगा नहीं, किल नहीं करेगा आपके प्रोग्राम को। अभी यहाँ पे इस केस में हमारा प्रोग्राम नॉर्मली चला है। सबसे पहले उसने पहली लाइन स्टार्ट करी, फिर सेकंड लाइन स्टार्ट करी, थर्ड लाइन में उसको एरर आई, उसने एरर को देखा और जैसे ही उसको एरर मिली उसने कैच ब्लॉक के अंदर कोड जो लिखा हुआ था उसको एग्जीक्यूट किया। उसके बाद उसने अगली लाइन को एग्जीक्यूट किया जो कि सबसे लास्ट में system.out.println है। अभी एक चीज़ और समझते हैं, हमारे पास ये जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग डॉट ऑपरेटर लगा के उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेप्शन का मैसेज क्या है, ठीक है, एक्सेप्शन का स्टैक ट्रेस क्या है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सेस करा और यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। जर्नली जब भी हमारे पास एक्सेप्शन होती है हमें इन दोनों चीज़ों का ही मतलब होता है, एक्सेप्शन का मैसेज और उसका स्टैक ट्रेस। आप यहाँ पे ट्राई के साथ मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच कर रखा है। अब आप एज्यूम करो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरी टाइप की भी एक्सेप्शन आ जाए आपके प्रोग्राम के अंदर, तो आप वहाँ पे एक और कैच ब्लॉक लगा सकते हो इस तरीके से, कैच एक्सेप्शन EX, उसके बाद उसकी बॉडी स्टार्ट हो गई और बॉडी खत्म हो गई। ओके, तो मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स को जावा कैसे मैनेज करता है, ठीक है, इसको समझते हैं। हमारे ट्राई के अंदर हमने कुछ कोड लिखा, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, इस तरीके से हमने कुछ कोड लिखा। किसी भी लाइन के ऊपर अगर कोई भी एरर आती है तो आपका प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। आपने ट्राई के अंदर कुछ और लिखा हुआ है नीचे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जिस भी लाइन पे आपको एक्सेप्शन मिली है वहीं पे आपका प्रोग्राम रुक जाएगा और वहाँ से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद जावा कैच स्टेटमेंट्स को चेक करेगा। सबसे पहले वो सबसे पहले वाले को चेक करेगा, फिर सेकंड वाले को चेक करेगा, फिर थर्ड वाले को चेक करेगा एंड सो ऑन। जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे कैच स्टेटमेंट्स को यूज़ करा है उसी सीक्वेंस में आपके कैच स्टेटमेंट्स को चेक किया जाएगा। जो भी आपका कैच स्टेटमेंट मैच हो जाएगा उस वाले कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे कि इस केस में आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिली है तो यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं मिलेगी और मैं यहाँ पे खुद मैन्युअली एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ। अभी आप लोगों को ये नहीं पता कि थ्रो कैसे करना है, बट आप सब मेरे को फॉलो करो। इसी वीडियो में हम लोग थ्रो करना भी देखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाया न्यू ऑपरेटर यूज़ करके, उसको थ्रो कर दिया थ्रो कीवर्ड को यूज़ करके। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे आपने एक इंटीजर नंबर को डिक्लेयर करा है, सेकंड लाइन पे आपने एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करा है और
जस्ट उसके बाद आपने यहाँ पे एक एक्सेप्शन को थ्रो कराया। तो जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो हुई, आपका प्रोग्राम वहाँ से बाहर निकल गया और उसने कैच स्टेटमेंट्स को मैच करना शुरू करा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा है तो वो मैच नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन वाला कैच आपका मैच हो जाएगा और उसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। हम यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर सिंपल सा एक प्रिंट लाइन कर देते हैं, देयर इज एरर इन माय प्रोग्राम। अरिथमेटिक एक्सेप्शन के केस में भी हमने वहाँ पे प्रिंट लाइन कर रखा है और कुछ स्टैक ट्रेस वगैरह मैसेजेस प्रिंट कर रखे हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। फिर से रन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एक्सेप्शन वाला कैच मैच हुआ है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला मैच नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल कैच लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 लगाए हैं, आप यहाँ पे 4, 6, 10, 15, 20, 50, 100 इतने मत लगा देना भाई। ये सब आप यहाँ पे जितनी मर्जी हो आपकी, आप उतने यहाँ पे कैच स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 बाय 1 करके आपके स्टेटमेंट्स को मैच किया जाएगा। जो भी मैच हो जाएगा उसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, बाकी जितने भी कैच हैं सबको स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, और अब एक चीज़ और ध्यान रखो, जैसे कि जो एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन सभी क्लासेस की पेरेंट क्लास है। तो अगर आप एक्सेप्शन को उठा के ऊपर लिख दोगे और अरिथमेटिक एक्सेप्शन को आप नीचे लिख दोगे तो क्या होगा, ज़रा करके देखते हैं। यहाँ पे आपका एक्सेप्शन वाला मैच हुआ है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला मैच नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करी, डिवाइड बाय 0 करके आपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया, जावा ने थ्रो कर दिया, और उसके बाद जावा ने 1 बाय 1 करके कैच स्टेटमेंट्स को मैच करा। जो भी कैच मैच हो गया वो एग्जीक्यूट हुआ। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज ए चाइल्ड क्लास ऑफ एक्सेप्शन। तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन वाला जो कैच है ये तो मैच हो ही जाएगा क्योंकि पेरेंट क्लास है वो, और आपने यहाँ पे पेरेंट क्लास को सबसे पहले लिखा हुआ है, तो वो मैच हो जाएगी और वही एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स को लगाते हो तो जो आपकी चाइल्ड क्लासेस होती हैं उसको आपको सबसे ऊपर रखना है। अगर आप पेरेंट को ही सबसे ऊपर रख दोगे तो पेरेंट मैच कर लेगा सारे चाइल्ड को और वो पेरेंट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे अभी एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद एक कंसेप्ट और है, आप यहाँ पे सिंगल कैच स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैच कर सकते हो। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 कैच हैं, एक के अंदर मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा है, दूसरे के अंदर एक्सेप्शन लिखा है। मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ही बच गया। अब हमने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच कर रखा है। एज्यूम कर लो कि आपको यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को भी कैच करना है, तो आप यहाँ पे और ऑपरेटर लगा के नल पॉइंटर एक्सेप्शन को भी कैच कर सकते हो। इस तरीके से और ऑपरेटर की मदद से आप यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैच कर सकते हो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन और नल पॉइंटर एक्सेप्शन और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 एक्सेप्शंस को कैच कर लिया। आप यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 10, 20 और ऑपरेटर लगा के आप यहाँ पे कितनी भी एक्सेप्शंस को एक सिंगल कैच के अंदर हैंडल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, जब आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को और ऑपरेटर लगा के कैच करते हो तो वहाँ पे दोनों एक्सेप्शंस अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग होने का मतलब क्या है, ज़रा देखते हैं, समझते हैं। अभी ये जो पुराना जितना भी कोड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा एक एक्सेप्शन को कैच करता हूँ और एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करता हूँ। एक्सेप्शन और अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर को यूज़ करा, लेकिन यहाँ पे आपको एक एरर दिख रही है। इस एरर का मतलब ये है कि दोनों एक्सेप्शंस अलग अलग होनी चाहिए, आपस में डिसजॉइंट होनी चाहिए। एक्सेप्शन जो है ये तो पेरेंट क्लास है अरिथमेटिक की, तो ऑब्वियसली चाहे आप वहाँ पे अरिथमेटिक को लिखो चाहे आप एक्सेप्शन को लिखो, दोनों बात सेम है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन और नल पॉइंटर एक्सेप्शन को आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आप यहाँ पे इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों सेम है। दोनों एक्सेप्शंस का टाइप अलग अलग होना चाहिए, डिसजॉइंट होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, समझना है। ओके, तो ट्राई और कैच को कैसे यूज़ करना है हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, कोड में भी लिख के देख लिया। यहाँ पे ट्राई के अंदर मैंने 3 लाइनों का कोड लिखा है। आप यहाँ पे 100, 200, 500, 1000 कितनी भी लाइनों का कोड लिख सकते हो। आप यहाँ पे मेथड को भी कॉल कर सकते हो। अगर उस मेथड के अंदर कोई एक्सेप्शन आती है तो वो एक्सेप्शन को यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर आप हैंडल कर सकते हो।
जावा के लिए ये सेम मतलब एक सिंगल कोड है। आपने एक मेथड के अंदर दूसरे मेथड को कॉल करा, उसके अंदर से आपने तीसरे मेथड को कॉल करा, तो जावा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे आपने ट्राई लिखा है, जो भी मेथड आपका एरर थ्रो करेगा उस ट्राई के अंदर उसको हैंडल किया जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर इसका भी कोड लिख के दिखाओ, तो इसका भी कोड लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक नया मेथड बनाता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट मेथड के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल सा इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 0, इंटीजर c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, इतना सा कोड लिखा हुआ है। और जो वहाँ पे मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर जो 3 लाइनों का कोड है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मेथड को कॉल करता हूँ। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी एक्सेप्शन आई है टेस्ट मेथड के अंदर। वहाँ पे स्टैक ट्रेस में आपको लाइन भी दिख रही है, लेकिन उसको हमने हैंडल कर रखा है मेन मेथड के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरे ट्राई ब्लॉक को नेस्ट कर सकते हो, उसके अंदर आप तीसरे को नेस्ट कर सकते हो एंड सो ऑन। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा सकते हैं, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, उसी तरीके से आप एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक डाल सकते हो। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ट्राई के साथ या तो आपको कैच को लगाना है या फाइनली को लगाना है। दोनों में से किसी एक चीज़ को आपको लगाना है। फाइनली को हम लोगों ने अभी तक समझा नहीं है, अभी हम समझेंगे, बट कैच को हम लोगों ने समझ लिया है। जब आप एक ट्राई के अंदर दूसरे वाले ट्राई को नेस्ट करते हो तो जो आपका कैच होता है ना, वो सबसे नियरेस्ट वाले ट्राई के साथ मैच होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। बाकी तो नॉर्मल सी बात है कि आपने ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई लगा दिया, लेकिन जो कैच होता है आपका वो सबसे नियरेस्ट वाले ट्राई के साथ ही मैच होता है। इसको ज़रा करके देखते हैं, कोड में लिख के देखते हैं। अगेन मेरे पास यहाँ पे मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर मेरे पास यहाँ पे मेन मेथड है। ओके सर, मेन मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ ट्राई, करली ब्रेसेस आपने ओपन और क्लोज कर दी है। अब यहाँ पे मेरे को अगेन एरर आ गई कि या तो कैच को लगाओ या फाइनली को लगाओ। इसके साथ मैं कैच को लगा देता हूँ, वहाँ पे एक्सेप्शन को कैच कर लेता हूँ और एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं इस ट्राई के अंदर एक और ट्राई लगा सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ट्राई को लिखा, ब्रैकेट को ओपन करा, क्लोज करा। अब ये जो अंदर वाला ट्राई मैंने लिखा है, इसके साथ भी मुझे या तो कैच को लगाना पड़ेगा या फाइनली को लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कैच को नहीं लगाता, सिर्फ फाइनली को लगाता हूँ, तो क्या होगा, तो आपका जो बाहर वाला ट्राई है वो काम करेगा, उसके साथ जो कैच है वो मैच होगा। वहाँ पे अंदर तो कोई कैच है ही नहीं, आपका बाहर कैच है तो बाहर मैच होगा। करके देखते हैं इसको। अंदर वाले ट्राई के अंदर हम लोग कोड लिख देते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 0, इंटीजर c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। अब मैं यहाँ पे अंदर वाले ट्राई के साथ कोई कैच नहीं लगाता, मुझे यहाँ पे फाइनली को लगाना है। फाइनली को लगाया मैंने, ब्रैकेट ओपन करा, क्लोज कर दिया। फाइनली को हमने समझा नहीं है, हम समझेंगे, 2 मिनट होल्ड करो, बस आप यहाँ पे फॉलो करो। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले कोड चलना स्टार्ट होगा। कोड ने सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे देखा कि वहाँ पे ट्राई है, फिर उसने आगे बढ़ा, देखा दूसरा ट्राई है, फिर वहाँ पे इंटीजर a है, फिर इंटीजर b है और फिर इंटीजर c है। तो जैसे ही इंटीजर c वाली लाइन पे आपका कोड पहुंचेगा, वहाँ पे आपकी एरर कंडीशन जनरेट हो गई, ठीक है, तो वो बाहर निकलेगा और वो कैच को मैच करेगा। यहाँ पे अंदर वाले ट्राई के साथ तो कोई भी कैच नहीं है, तो वो और बाहर निकलेगा और जो बाहर वाला ट्राई है उसके साथ जो कैच है उसको मैच करेगा। वहाँ पे हमने एक्सेप्शन को कैच कर रखा है, तो वो वहाँ पे आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। रन करने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एक ट्राई के अंदर आप कितने सारे ट्राई कैच इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को कंबाइन कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बट आपको बताना ज़रूरी था। वैसे तो ये इंट्यूटिव है, मतलब आपको अंदर से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ट्राई खुद आपका एक कोड है, तो आप ट्राई के अंदर तो ट्राई लिख ही सकते हो, कोड तो लिख ही सकते हो, ठीक है। अब हम फाइनली को समझते हैं। इतनी देर से हम लोग फाइनली की बातें कर रहे थे, लेकिन फाइनली क्या होता है उसको हम एकदम डिटेल में पकड़ते हैं और कोड लिख के समझते हैं। फाइनली को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फाइनली को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन फाइनली का पर्पस समझना ज़रूरी है कि क्यों, वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है
इसके अंदर एक लाइन ऐसी है जहाँ पे आपको एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपका कोड चलना स्टार्ट होगा, उसने फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करा, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड सो ऑन। जिस लाइन के ऊपर कोड को एरर मिलती है, आपका कोड वहाँ से बाहर निकल जाता है और सीधा कैच के अंदर पहुँच जाता है। अब उस लाइन के बाद अगर आपने कोई और कोड लिखा है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपको एरर आने के बाद भी किसी कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एज्यूम करो कि आपने यहाँ पे एक गूगल के सर्वर को कॉल करा और आपको वहाँ पे गूगल से कुछ डाटा चाहिए, मैप का डाटा चाहिए, कुछ आपने सर्च कर लिया कि यार बताओ फलाना फलाना जगह कहाँ पे है। गूगल बोलता है हाँ यहाँ पे है फलाना फलाना कंट्री के अंदर। तो आप जैसे ही गूगल को कॉल करोगे, आपका एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। और अब आप सोचो, दिमाग में चमकाओ कि वहाँ पे नेटवर्क इशू आ गया, तो आपका कनेक्शन तो आधे में ही रुक गया, तो आपका कोड तो बाहर निकल जाएगा, कैच के अंदर पहुँच जाएगा, लेकिन आपने वहाँ पे जो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रखा है वो तो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, मतलब आपका एक रिसोर्स वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आपको वहाँ पे कनेक्शन को क्लोज भी करना पड़ता है। अगर आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो आपको फाइल को भी क्लोज करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर साइंस की दुनिया में रिसोर्सेज। फाइल हो गया आपका, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, दूसरे सर्वर से आपने कनेक्शन बनाया, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये आपके होते हैं रिसोर्सेज। तो आपको यहाँ पे रिसोर्सेज को क्लोज करना पड़ता है। तो रिसोर्सेज को क्लोज करने के लिए सिंपल सा कोड है, वो तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो समझेंगे, बट रिसोर्सेज को क्लोज करने के लिए कुछ ना कुछ कोड होता है जो आपको लिखना पड़ता है, और ऐसी चीज़ों को आप फाइनली के अंदर लिखते हो। आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आई हो, कोई भी एरर ना आई हो, तो भी आपका फाइनली एग्जीक्यूट होगा। फाइनली ब्लॉक को हमेशा एग्जीक्यूट किया जाता है, हमेशा, मतलब कि 100% ऑफ टाइम्स। चाहे आपने वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर दिया, चाहे आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आई है, चाहे एरर नहीं आई है, कुछ भी हुआ हो, अगर आपकी लाइट है, कंप्यूटर चल रहा है, तो आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये जावा की गारंटी है, ठीक है। इसको ज़रा कोड में लिख के देखते हैं। अभी आप लोगों के पास फाइनली ब्लॉक का प्रैक्टिकल यूज केस नहीं है, कैच का तो है। कैच में तो आपने एक्सेप्शंस को कैच करा। फाइनली के अंदर हम रिसोर्सेज को क्लोज करते हैं। हमने यहाँ पे कोई रिसोर्स को यूज ही नहीं करा तो क्लोज किसको करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज केस तो इस वीडियो के अंदर नहीं है, बट अगर आपने फाइनली के कंसेप्ट को समझ लिया तो जब हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग भर भर के फाइनली को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे एक मेन क्लास है। मेन क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पे मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिए। उसके बाद वही पुराना वाला एग्जांपल, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 0, इंटीजर c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। कैच के अंदर मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करा और वहाँ पे एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे फाइनली को लगाता हूँ। फाइनली को लगाने के लिए आप फाइनली एक कीवर्ड होता है उसको यूज़ करो, ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, तो ये आपका फाइनली ब्लॉक बन गया। फाइनली ब्लॉक के अंदर भी आप कोई कोड लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ system.out.println इनसाइड फाइनली ब्लॉक। ये सिंपल सा टेस्टिंग के लिए कोड लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि फाइनली का पर्पस कैसे यहाँ पे अचीव होता है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करने से पहले आप लोग आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बना लो कि यहाँ पे होने क्या वाला है। आपका ये तो कंफर्म है कि एक्सेप्शन आएगी, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आएगी, जिसको हमने कैच कर रखा है, तो आपका कैच वाला ब्लॉक भी चलेगा। प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें ये आउटपुट देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिली, एक्सेप्शन को हमने कैच करा तो आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। फाइनली ब्लॉक को हमेशा एग्जीक्यूट किया जाएगा, चाहे आपकी एक्सेप्शन आई हो चाहे ना आई हो, ठीक है। इसको देखते हैं। b की वैल्यू यहाँ पे जो 0 है, 0 को चेंज करके मैं कर देता हूँ 1। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 0 एरर नहीं आएगी, तो यहाँ पे कैच ब्लॉक जो है वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा एग्जीक्यूट, लेकिन फाइनली आपका फिर भी एग्जीक्यूट होगा। इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। अगेन यहाँ पे हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, हमेशा होगा ही होगा। अगर आप मेथड से रिटर्न करते हो ना तो भी आपका फाइनली एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये गजब की बात है, कमाल की बात है। इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे सिंपल और सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि वहाँ पे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए रिटर्न लिख देते हैं। रिटर्न लिखने के बाद आप सोचते हो कि यार यहाँ से तो आपका मेथड रिटर्न हो गया,
तो फाइनली कैसे चलेगा, लेकिन उस केस में भी आपका फाइनली चलता है। अभी चला के देखते हैं उसको। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सी इफ़ कंडीशन लिख देता हूँ। इफ़ कंडीशन के अंदर से मैं मेथड को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं आने वाली, क्योंकि b की वैल्यू 1 है और वहाँ तक कोड पहुँचे उससे पहले ही मैंने इफ ब्लॉक को लगा रखा है। ठीक है, तो एक्सेप्शन नहीं आएगी, कैच ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें ये आउटपुट देखने को मिलता है, आपका मेथड रिटर्न होने से पहले वहाँ पे फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे एक्सेप्शन ना आए, चाहे आपने मेथड से रिटर्न कर दिया हो, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फाइनली के बाद आपका अगला कीवर्ड है थ्रो। थ्रो कीवर्ड को यूज़ करके हम एक्सेप्शंस को थ्रो करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर जो भी एरर आ रही है वो तो जावा की एरर है, मतलब कि जावा की रन टाइम कंडीशंस हैं। डिवाइड बाय ज़ीरो करना जावा की एरर है, हम जावा के अंदर डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जावा एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को बनाता है और हमें दे देता है। वो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे कैच के अंदर मिलता है, उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे EX वेरिएबल यूज़ करके एक्सेस करते हैं, उसके ऊपर डॉट ऑपरेटर लगा के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैं खुद अपनी मर्जी से मैन्युअली भी बना सकता हूँ न्यू ऑपरेटर यूज़ करके। न्यू ऑपरेटर यूज़ करके मैं यहाँ पे सिंपल सा इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए मेरे पास यहाँ पे थ्रो कीवर्ड होता है। इस तरीके से मैं इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकता हूँ। जब भी मैंने किसी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो करा उसके बाद कहीं ना कहीं पे उसको कैच करना पड़ेगा। अगर हम कैच नहीं करते तो अल्टीमेटली वो जावा के पास पहुँचता है, जावा उसको कैच करता है और हमारे प्रोग्राम को किल कर देता है। तो किसी भी लाइन से अगर आपको कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करनी है तो आप यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हो। थ्रो कीवर्ड का सिंपल सा मतलब यही है कि आप एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दो। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि आप सिर्फ एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट्स को ही थ्रो कर सकते हो, आप यहाँ पे किसी और ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं कर सकते। आप यहाँ पे स्ट्रिंग को थ्रो नहीं कर सकते, आप यहाँ पे इंटीजर को थ्रो नहीं कर सकते। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट्स वही होते हैं जिसकी पेरेंट क्लास थ्रोएबल है, तो आप यहाँ पे थ्रोएबल वाली चीज़ों को ही थ्रो कर सकते हो। देखो नाम से समझ में आ रहा है, थ्रोएबल मतलब कि इसको थ्रो किया जा सकता है, और थ्रो मतलब कि थ्रो करो, फेंक दो। ओके, इसको ज़रा कोड में लिख के देखते हैं। कोड में लिखना तो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राई लगाता हूँ, ट्राई के बाद मैं यहाँ पे कैच लगाता हूँ, कैच के अंदर मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन को कैच कर रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन EX इज इक्वल टू न्यू एक्सेप्शन। इसके अंदर मुझे कोई मैसेज पास करना है तो मैं यहाँ पे मैसेज पास कर सकता हूँ इस तरीके से। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकता हूँ, थ्रो EX। तो यहाँ पे जैसे ही जावा थ्रो को देखेगा उसके आगे मैंने जो भी वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है वो वेरिएबल जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा उस ऑब्जेक्ट को जावा थ्रो कर देगा, और यहाँ पे मैंने कैच लगा के उसको कैच कर रखा है। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी एक्सेप्शन थ्रो हुई है उसको अच्छे से हमने कैच कर लिया, और कैच के अंदर हमने जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया। आप एक ही लाइन के अंदर थ्रो भी कर सकते हो और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो इस तरीके से, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। आपने वहाँ पे पहले एक लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को आपने यहाँ पे थ्रो करा था। आप यहाँ पे सिंपल सा न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके एक ही लाइन के अंदर थ्रो भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को भी बना सकते हो। ठीक है, अब हमने थ्रो करना तो समझ लिया कि थ्रो हम कैसे करते हैं, लेकिन थ्रो करने का पर्पस क्या होता है। थ्रो करने का पर्पस होता है कि जब हम अपना कोड लिखते हैं तो हमारे कोड के अंदर भी कोई एरर कंडीशन हो सकती है। जैसे कि मान लो आपको लॉगिन करने का कोड लिखना है, लॉगिन करने में यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए आपको, बंदे ने आपको पासवर्ड दिया ही नहीं, तो उस केस में आप वहाँ पे एक एरर को थ्रो करोगे, एक्सेप्शन को थ्रो करोगे और बोलोगे कि पासवर्ड इज़ एम्प्टी। तो हमारे कस्टम यूज़ केसेस के लिए हम यहाँ पे थ्रो कीवर्ड को यूज़ करते हैं। जावा के अंदर जो भी एक्सेप्शंस आ रही है उसको तो जावा अपने आप ही हैंडल कर रहा है, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, उसको जावा अपने आप ही थ्रो करता है। लेकिन हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हैं और उसको भी थ्रो कर सकते हैं। थ्रो के बाद आपका अगला कीवर्ड है थ्रोज। यहाँ पे S लगा रखा है लास्ट में, मतलब कि ये प्लूरल है। थ्रो कीवर्ड को यूज़ करके हम एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। थ्रोज कीवर्ड को यूज़ करके हम किसी मेथड में बताते हैं कि ये वाला मेथड कौन कौन सी एक्सेप्शंस को थ्रो कर रहा है।
थ्रोस कीवर्ड आपके मेथड सिग्नेचर में यूज होता है। थ्रोस कीवर्ड का पर्पस बिल्कुल सिंपल सा है। अगर कोई भी मेथड किसी एक्सेप्शन को थ्रो करता है तो वहां पे मेथड सिग्नेचर के साथ आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। तभी तो जो भी बंदा उस मेथड को यूज करेगा उसको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये वाला मेथड ये एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। मान लो मैंने एक मेथड बनाया और मैं उस मेथड के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं कर रहा, तो जो भी बंदा मेरे मेथड को यूज करेगा उसको पहले से पता होना चाहिए ना कि ये वाला मेथड इस टाइप की एक्सेप्शंस को थ्रो कर रहा है, ताकि वो पहले से ही जुगाड़ कर ले अपना, वहाँ पे ट्राई कैच लगा ले, ताकि वो मेरे मेथड को यूज़ करे तो उसका प्रोग्राम ना मर जाए। थ्रोस कीवर्ड को हम मेथड सिग्नेचर के साथ यूज़ करते हैं हमेशा। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्शन की हिरार्की को देखा था। यहाँ पे ये आपके पास एक्सेप्शन की हिरार्की है। इसके अंदर एक ब्रांच आती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का भी एक सब टाइप होता है रन टाइम एक्सेप्शन। जो आपकी रन टाइम एक्सेप्शन होती है वो होती है अनचेक्ड, और जो आपकी एक्सेप्शन होती है वो होती है चेक्ड। तो आपको यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शंस को ही थ्रोज में लिखना ज़रूरी होता है। अनचेक्ड एक्सेप्शंस को थ्रोज में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसी एक्सेप्शंस जिसकी पेरेंट क्लास आपकी रन टाइम एक्सेप्शन है उसको थ्रोज में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको ज़रा कोड में लिख के देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेन क्लास है। मेन क्लास के अंदर आपका एक मेन मेथड है। हम लोग एक नया मेथड बनाते हैं टेस्ट, पब्लिक वॉइड टेस्ट। इस टेस्ट मेथड के अंदर से मेरे को एक एक्सेप्शन को थ्रो करना है। यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख देता हूँ थ्रो न्यू एक्सेप्शन। अब जैसे ही मैंने इस एक्सेप्शन को थ्रो करा आपको यहाँ पे अंडरलाइन दिख रही है। इस अंडरलाइन पे हाईलाइट करने में आपको यहाँ पे एरर दिखेगी। एरर का मतलब ये है कि ये एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे मुझे थ्रोस क्लॉज लगा के बताना पड़ेगा कि ये वाला मेथड एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। बता देते हैं उसको थ्रोस एक्सेप्शन। ठीक है, अब वहाँ पे अंडरलाइन खत्म हो गई। आप थ्रोस क्लॉज के बाद मल्टीपल एक्सेप्शन के टाइप्स को लिख सकते हो, जैसे कि एक्सेप्शन कॉमा आईओ एक्सेप्शन कॉमा समथिंग एल्स। तो इस तरीके से हमने इस एक मेथड सिग्नेचर के अंदर 3 अलग अलग थ्रोस क्लॉज लिखे हुए हैं। ये जो 3 अलग अलग लिखे हुए हैं इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन तो दोनों की पेरेंट है। तो आप सिर्फ एक्सेप्शन को लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बट ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कॉमा लगा लगा के आप थ्रोस क्लॉज के बाद मल्टीपल एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकते हो, वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब कोई भी बंदा इस मेथड को अगर एक्सेस करेगा तो उसको पहले से ही मेथड सिग्नेचर को देख के पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे ये वाला मेथड ये 3 एक्सेप्शंस को थ्रो कर रहा है, तो मुझे उसके हिसाब से वहाँ पे ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो एक्सेप्शन होती है जैसे कि आईओ एक्सेप्शन है या फिर ये जो एक्सेप्शन है ये आपकी चेक्ड एक्सेप्शंस है। इन एक्सेप्शंस को आपको थ्रोस क्लॉज के अंदर बताना पड़ता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा हूँ मैं इसको हटा देता हूँ, थ्रोस क्लॉज को भी हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन को थ्रो करता हूँ, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मेरे को कोई एरर नहीं मिली। मैंने वहाँ पे थ्रोस भी नहीं लगा रखा, फिर भी मेरे को यहाँ पे कोई एरर नहीं मिली, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शंस को आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, थ्रोस क्लॉज में मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्रोस क्लॉज में आप उन्हीं एक्सेप्शंस को मेंशन करोगे जो कि आपकी चेक्ड है, मतलब कि जिसका पेरेंट एक्सेप्शन होता है। ओके, जावा में एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 5 कीवर्ड्स होते हैं, ट्राई कैच फाइनली थ्रो एंड थ्रोस। इन 5 को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। एक बार इनको समराइज कर लेते हैं। किसी भी कोड को आपको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है। ट्राई ब्लॉक के अंदर आप कोड को लिखते हो तो उस कोड के अंदर जो भी एरर आती है आप उसको हैंडल कर सकते हो। ट्राई के साथ आपको यहाँ पे कैच करना है। आपने ट्राई तो लगा दिया, मतलब कि आप इस कोड को ट्राई करो, इस कोड के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो आप वहाँ पे कैच लगाओगे। कैच को लगा के आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैच कर सकते हो। मल्टीपल कैच ब्लॉक्स आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद होता है आपका फाइनली कीवर्ड। जिस भी लाइन पे आपको एक्सेप्शन आती है, एरर आती है, उस लाइन के बाद का कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बाद का कोड भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जैसे कि रिसोर्सेज को क्लोज करना। तो ऐसे कोड को हम यहाँ पे फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। फाइनली ब्लॉक आपका हमेशा एग्जीक्यूट होगा, हमेशा, चाहे आपकी एरर आई हो चाहे ना आई हो। तो ये ट्राई कैच फाइनली ये जर्नली एक साथ रहते हैं हमेशा। फिर उसके बाद है आपका थ्रो। थ्रो को यूज़ करके आप किसी एक्सेप्शन को थ्रो करते हो। कस्टम एक्सेप्शंस को भी थ्रो कर सकते हो, जावा की एक्सेप्शंस को भी थ्रो कर सकते हो। हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे प्रोग्राम के अंदर
इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जो कि एरर कंडीशन पैदा कर देती है। उन कंडीशंस को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे जानबूझ के अपना एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बना के उसको थ्रो कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे थ्रो कीवर्ड है। और सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पे है थ्रोस कीवर्ड। थ्रोस कीवर्ड को यूज़ करके आप मेथड सिग्नेचर में ये बताते हो कि ये वाला मेथड कौन कौन सी एक्सेप्शंस को थ्रो कर रहा है, ताकि कोई बाहर का बंदा उस मेथड को कॉल करे तो उसको पहले से ही पता चल जाए कि ये वाला मेथड इस टाइप के एक्सेप्शंस को थ्रो कर रहा है। थ्रोस क्लॉज के अंदर आपको सिर्फ चेक्ड एक्सेप्शंस को ही बताना है, अनचेक्ड एक्सेप्शंस को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्रोस कीवर्ड को इस तरीके से यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप सिग्नेचर देख रहे हो, कॉमा लगा के आप मल्टीपल टाइप की एक्सेप्शंस को थ्रोस क्लॉज के अंदर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद हम लोग कुछ जावा के अंदर बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं उसको देख लेते हैं। जावा जो आपकी लैंग्वेज है पिछले 30 सालों से चलती आ रही है। पिछले 30 सालों में जावा के अंदर बहुत सारे फीचर्स डेवलप हुए हैं, तो अलग अलग यूज़ केसेस के हिसाब से जावा ने हमें यहाँ पे एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर रखी हैं, क्लास प्रोवाइड कर रखी है। हम उस क्लास को यूज़ करके उसका ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरे पास एक लिस्ट है, ये कॉमन एक्सेप्शन टाइप्स हैं जो जावा के अंदर यूज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पे है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन मतलब कि आपका जो वेरिएबल है वो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे है हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो कि हमने देख ही ली है अभी अभी। फिर यहाँ पे है इल्लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। इल्लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन मतलब कि आपके मेथड में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो गलत हैं। तो जब आप अपना कोड लिखोगे, मान लो आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, उसके अंदर आपको गलत पैरामीटर्स मिल गए मेथड के अंदर, आपको वहाँ पे चाहिए था नेगेटिव नंबर लेकिन आपको मिल गया पॉजिटिव नंबर, तो उस केस में आप यहाँ पे इल्लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। ये बिल्ट इन टाइप्स हैं जावा के अंदर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा यूज़ केस इनमें से किसी एक के अंदर आता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन भी है, मतलब कि आपका एरे का इंडेक्स गलत है। तो ये कुछ कॉमन एक्सेप्शन टाइप्स होते हैं, इसको हमें रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये हमें समझना है। अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो उसके बाद आप अपने यूज़ केस के हिसाब से गूगल पे भी टाइप करोगे ना तो आपको एक्सेप्शन क्लास का नाम पता चल जाएगा। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको और ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है। इसके बाद आप अपने खुद के टाइप का एक्सेप्शन भी बना सकते हो। जैसे मान लो जावा के अंदर जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है वो आपके यूज़ केस के हिसाब से सही नहीं है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। सिंपल सा यूज़ केस है, आपका एक यूज़र है, उसने आपको एक ईमेल दिया और एक पासवर्ड दिया। ईमेल और पासवर्ड गलत है तो वो अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता। तो जब वो अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता तो उस सिनारियो को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास बना सकते हो। जैसे कि ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन आपने एक क्लास बना दी, उस ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को आपने किसी एक एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड करा और उसके अंदर कुछ मतलब कोड लिखा है सिंपल सा, भी हम लिख के देखेंगे। कंसेप्चुअली मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने खुद की क्लास बना सकते हो ऐसे सिचुएशंस को डिफाइन करने के लिए जो कि पहले से डिफाइंड नहीं है। जैसे कि ईमेल और पासवर्ड गलत है, उस केस में क्या करोगे, अपना खुद का एक एक्सेप्शन टाइप बना रखा है, उसके ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करोगे। तो एक्सेप्शंस को बनाना बहुत ही सिंपल है। अब हम कोड में चलते हैं और एक्सेप्शन को बनाना देखते हैं। सिंपल सा है, आप यहाँ पे एक क्लास बनाओ, क्लास का नाम जैसे मैं दे देता हूँ ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे डायरेक्टली थ्रोएबल से भी एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम क्यों करें थ्रोएबल से एक्सटेंड? थ्रोएबल के अंदर तो दो ब्रांचेज हैं, एरर और एक्सेप्शन। तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन से एक्सटेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। अब जब हम एक्सेप्शन से एक्सटेंड करते हैं मतलब कि आपने ये जो क्लास बनाई है ये भी आपकी चेक्ड एक्सेप्शन है, मतलब कि आपके वहाँ पे मेथड के अंदर थ्रोस लगा के इस एक्सेप्शन को मैनेज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे इसको रन टाइम एक्सेप्शन से भी एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से। अगर हम इसको रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड करते हैं मतलब कि एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, वहाँ पे आपको थ्रोस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आपके यूज़ केस के ऊपर कि आपको वहाँ पे एक्सेप्शन से एक्सटेंड करना है या अनचेक्ड एक्सेप्शन मतलब कि रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड करना है। इट डिपेंड्स। आपको समझाने के लिए तो मैं यहाँ पे किसी से भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। हमारे पास तो सिंपल सा यूज़ केस है ऑथेंटिकेशन। बट जनरली ऑथेंटिकेशन जो एक्सेप्शन होती है, ऐसी बड़ी बड़ी एक्सेप्शंस को मैं यहाँ पे रन टाइम से एक्सटेंड नहीं करता पर्सनली। ऐसी एक्सेप्शंस को मैं एक्सेप्शन से एक्सटेंड करता हूँ ताकि कोड में कहीं पे भी
ये जो एक्सेप्शन है इसको स्पेसिफिकली हैंडल किया जाए, वहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया जाए, थ्रोस कीवर्ड को यूज़ करा जाए। ऐसी एक्सेप्शंस जो कि अनचेक्ड होती हैं उसको हम कभी कभी हैंडल करना भूल जाते हैं, क्योंकि कंपाइलर भी हमें वहाँ पे वार्निंग नहीं देता। ऐसा नहीं होना चाहिए ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन के साथ, इसीलिए मैं इसको एक्सेप्शन से एक्सटेंड कर रहा हूँ। एक्सटेंड करने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, एक तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक आपका एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि एक स्ट्रिंग मैसेज को लेता है। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर जिसमें मैं स्ट्रिंग मैसेज को ले रहा हूँ। मतलब कि ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन क्यों आई है, मैसेज पास करो मेरे को, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही मेरे को मैसेज पास करो। और फिर मैं यहाँ पे सुपर कीवर्ड को यूज करके सुपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज को पास कर दिया। ठीक है, बस 2 लाइनों का कोड है। उस 2 लाइनों के कोड के अंदर मैंने खुद की एक एक्सेप्शन टाइप डिक्लेयर कर दी, डिफाइन कर दी। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपने कोड के अंदर। चलो करके देखते हैं। अब हम मेन क्लास के अंदर आ गए। मेन क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा मेन मेथड है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो यूजर नेम पासवर्ड मैच करने के लिए एक मेथड बनाता हूँ ऑथेंटिकेट, प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग ऑथेंटिकेट, जिसके अंदर स्ट्रिंग यूजर नेम है, स्ट्रिंग पासवर्ड एज ए पैरामीटर आ रहा है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ये आपके एक टोकन जनरेट करके रिटर्न कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ, थ्रो न्यू ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन इनवैलिड पासवर्ड। ये मैंने खुद एक्सेप्शन बना रखी है, इसी को थ्रो कर रहा हूँ मैं। इसी का ऑब्जेक्ट बनाया, इसी को थ्रो कर दिया। अब ये यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, आपको रेड एरर दिख रही है। इसीलिए दिख रही है क्योंकि ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन आपकी चेक्ड एक्सेप्शन है, तो आपको यहाँ पे थ्रोज लगा के उस एक्सेप्शन को बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस तरीके से, थ्रोज ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। अब मेन मेथड के अंदर जाके मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ ऑथेंटिकेट, इसके अंदर कुछ यूजर नेम पासवर्ड पास कर दो। अगेन आपको यहाँ पे अंडरलाइन दिख रही है, एरर दिख रही है। इस एरर का मतलब यही है कि आपको यहाँ पे ट्राई कैच लगा के स्पेसिफिकली ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे कैच लगाया, उसके अंदर आपने एरर मैसेज को प्रिंट कर दिया। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि एक्सेप्शन आ गई है, उसको थ्रो कर दिया, उसको हैंडल करके कैच के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको प्रिंट हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं आपको समझाने के लिए, जो हमारी ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन है उसको मैं यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड करता हूँ। कर दिया, इस क्लास पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एक्सटेंड कर दिया। अब मेन मेथड के अंदर हम लोग फिर से आते हैं और जो भी पुराना वाला कोड था उन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे मेन मेथड है, एकदम खाली मेन मेथड है। अगेन मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट मेथड बनाता हूँ जिसके अंदर स्ट्रिंग यूजर नेम स्ट्रिंग पासवर्ड है, और यहाँ पे मैं थ्रो न्यू ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन कर देता हूँ कि इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एरर नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सेप्शन है वो रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड हुई है, इसीलिए यहाँ पे एरर नहीं है। और इस ऑथेंटिकेट मेथड को मैं अपने मेन मेथड से कॉल कर सकता हूँ। कॉल करते हैं, उसके अंदर कुछ यूजर नेम पासवर्ड पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मेन मेथड के अंदर भी एरर नहीं है। तो अब आप समझ रहे हो कि अगर आप एक्सेप्शन से एक्सटेंड करोगे तो आपको वहाँ पे एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ता है, ट्राई कैच लगाना पड़ता है, थ्रोज लगाना पड़ता है। और अगर आप रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, एज इफ कि ये एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं हो रही। अगर मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, ये तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक ही क्लास है, मान लो 50, 100, 500, 1000 क्लासेस हैं, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर मतलब गुम भी तो हो सकती है एक्सेप्शन कहीं पे। इसीलिए कुछ एक्सेप्शंस को हम एक्सेप्शन से एक्सटेंड करते हैं, मतलब कि उसको चेक्ड एक्सेप्शन बनाते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस को हम रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। ऐसी एक्सेप्शंस जो कि ध्यान में होनी चाहिए डेवलपर के, उसको आपको चेक्ड बनाना है और उन चीज़ों को आपको हमेशा एक्सेप्शन से एक्सटेंड करना है। ओके, इसके बाद है आज के वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, आप लोग उम्मीद है बोर बिल्कुल नहीं हुए होंगे। तो अब हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं जो कि है चेन्ड एक्सेप्शंस। अब इसका मतलब क्या है कंसेप्चुअली समझते हैं। इमेजिन करो कि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एक एरर कंडीशन आ गई, जैसे कि डिवाइड बाय 0, सिंपल सी एरर कंडीशन है। लेकिन ये जो एरर कंडीशन आई है ये किसी और वजह से आई है। मान लो यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू 10 है, इंटीजर b जो है ये 0 की जगह आप इस b के नंबर को कहीं डाटाबेस से उठा के लेके आ रहे हो, या फिर कहीं फाइल को रीड करके लेके आ रहे हो, और वहाँ पे आप नंबर को रीड नहीं कर पाए। आपने जैसे ही फाइल को रीड करने की कोशिश करी, वहाँ पे फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे। तो वहाँ पे आपका डिवाइड बाय 0 एक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी।
तो आपका मेथड वहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पे डिवाइड बाय ज़ीरो हो रखा है। लेकिन वो डिवाइड बाय ज़ीरो करने का अंडरलाइन कंडीशन क्या है, मतलब कि वो डिवाइड बाय ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि आप उसको फाइल को रीड नहीं कर पाए, तो वो उसका कॉज है। तो एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन का रीज़न कुछ और हो सकता है, उसका रीज़न कुछ और हो सकता है, उसका रीज़न कुछ और हो सकता है। तो ये आपकी एक चेन बन गई कि एक्सेप्शन तो ये वाली आई है, लेकिन इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है, एंड सो ऑन। तो इस टाइप की चेन को हम जावा में मतलब हमें देखने को मिलती है। हैंडल करना है, कैसे करना है वो तो हम लोगों ने सारा सब कुछ समझ लिया। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस, ये बेसिक 5 कीवर्ड ही होते हैं जिनको यूज़ करके हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट है सिर्फ कि एक आपकी एक्सेप्शन है, उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है। तो ये चेन बन सकती है, कभी भी बन सकती है आपके कोड के अंदर। हम खुद भी बना सकते हैं इस चेन को। कैसे बनाते हैं देखते हैं। जब आप एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपके पास एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर आप एक एक्सेप्शन को पास करते हो इस तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को बनाया, न्यू एक्सेप्शन। उसके अंदर मैंने एक मैसेज पास कर रखा है कि इसका एरर कंडीशन का मैसेज क्या है, और उसके अंदर मैंने एक न्यू एक्सेप्शन को पास कर रखा है जो कि इसका कॉज है, रीज़न है। अंदर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर वाले एक्सेप्शन का रीज़न है। इसको ज़रा कोड में लिख के देखते हैं। कोड में लिखना तो बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर मैं एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उस ऑब्जेक्ट का एक मैं मैसेज पास कर देता हूँ, और उसके अंदर एक मैं अलग से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसके पूरे स्टैक ट्रेस को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको यहाँ पे ये एरर आउटपुट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्टैक ट्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका एक रूट एरर है, रूट एक्सेप्शन है, उसके नीचे लिखा हुआ है कॉज्ड बाय दिस। तो मतलब कि ये एक्सेप्शन को इस वजह से कॉज हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दो, थोड़ी बहुत मदद मेरी भी कर दो। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो यहाँ पे यूट्यूब एल्गोरिथम को काफ़ी अच्छा लगता है कि यार ये चैनल तो काफ़ी अच्छा है भाई, बंदे की वीडियो पे लाइक भी आ रहा है, कि इसके वीडियो को और प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, आप कंटेंट को शेयर भी करो, जितना ज़्यादा हो सके आप कंटेंट को शेयर करो। जितने ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुँचेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है हम सब लोगों को, कम्युनिटी हमारी ग्रो करेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। सारे के सारे वीडियोस आपको इनबॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।